बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। पेडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 10 हमने स्टार्ट किया है, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स। इनमें से फर्स्ट 2 डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका डिसऑर्डर नंबर 3 जो कि एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो डिसऑर्डर है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चों में, ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो टिनी फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं ग्लोमेरुलाई किडनीज के अंदर, उनकी सडन इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में जो उनकी मेजर फंक्शन है यानी यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाती हैं। तो यूरिन आउटपुट जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, फ्लूइड की रिटेंशन होती है, बॉडी के अंदर एडिमा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो ब्लड जो है वो यूरिन के साथ जा रही होती है, जिसे हम हेमेचूरिया कहते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा होता है, क्योंकि यूरिन बन नहीं रही होती, बॉडी के अंदर फ्लूइड की रिटेंशन हो रही होती है, तो जो ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी अगर इटियोलॉजी को हम देख लें, इसकी काज को हम देख लें, यहाँ पे देख लें, आप लोगों की स्लाइड्स के ऊपर लिखा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इसको कहा गया है कि ये इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसमें होता क्या है, इन्फ्लेमेशन होती है ग्लोमेरुलाई की किडनीज के अंदर, उसके रिजल्ट, और ये किस रिजल्ट में होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि हमारी बॉडी में किसी और जगह पे इन्फेक्शन होती है और उस इन्फेक्शन के रिजल्ट में जो ग्लोमेरुलाई है उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, और ये एक इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर इसकी इटियोलॉजी को हम देख लें, इसकी काज को हम देख लें, तो मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसके बाद ये शुरू हो जाती है। हम कहते हैं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की चांस बनती है, ये स्टार्ट हो जाती है। ज़्यादातर जो थ्रोट इन्फेक्शन होती है, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, उसके 1 से 3 हफ्ते बाद जो है ये शुरू हो जाती है। और जो स्किन इन्फेक्शन होती है, जिसको हम इम्पिटिगो कहते हैं, कि जिसमें जो स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस खास करके, और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जिन्हें हम कहते हैं, उनकी वजह से जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, इम्पिटिगो वगैरह, उनके बाद उनके 3 या 6 हफ्ते बाद जो है ये शुरू हो जाती हैं। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, और वो जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, वो जब किडनीज के अंदर पहुंच जाती है तो यहाँ पे वो जाहिर सी बात है ब्लड के अंदर होती है, तो जब ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए किडनीज तक आ जाती हैं तो यहाँ पे जब ब्लड फिल्टर हो रहा होता है तो जो ग्लोमेरुलाई है वहाँ पे आके वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस वहाँ से पास नहीं हो पाते, वहाँ पे फंस जाते हैं, और वहाँ पे ग्लोमेरुलाई जो है उनकी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। आप लोगों ने याद रखना होगा कि जो ग्रुप ए बी हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है उनकी वजह से ये जो एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ये काज होता है। मे भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है कि कौन से बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादातर चांस बनता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज होता है। तो आप लोगों को याद हो कि जो ग्रुप ए जो बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उनकी वजह से ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो काज होता है, क्योंकि उनकी एक दफ़ा बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उसकी वजह से बेसिकली ये स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो कुछ आप इस तरह बता सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया थ्रोट की या स्किन की, तो उसके रिस्पॉन्स में इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं उन बैक्टीरिया के खिलाफ, और फिर वो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है, वो ग्लोमेरुलाई के जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पे आके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इसलिए काज होती है क्योंकि कम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, डब्ल्यूबीसीज वहाँ पे पहुँच जाते हैं, इस तरह वहाँ पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, तो वो जो ग्लोमेरुलाई है वो डैमेज हो जाते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं, और इस तरह वो फिर अपना फंक्शन जो है वो सही से परफॉर्म
नहीं कर पाते, तो फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है GFR वो रिड्यूस हो जाती हैं, RBCs लीक कर जाते हैं यानी हेमेचूरिया होता है, साथ में प्रोटीनूरिया भी होता है, प्रोटीन भी सही से फिर फिल्टर नहीं हो पाते, जो ज़रूरी प्रोटीन होते हैं बॉडी को चाहिए होते हैं, बॉडी में रिटेन होने होते हैं, वो जो है बॉडी से लीक कर जाते हैं, यूरिन में चले जाते हैं, वो फिर बॉडी के अंदर रिटेन नहीं हो पाते। इस तरह साथ में जब यूरिन सही तरीके से बन नहीं रहा होता, उसकी अमाउंट रिड्यूस होती है, तो बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन होती है, एडिमा होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है, क्योंकि सोडियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता और वाटर जो है वो रिटेन हो रही होती है। तो ये एक इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है आप लोगों के स्लाइड के अंदर कि यूजुअली जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, ये बात मैंने आपको समझा दी। और दूसरी बात ये कि ये ऑर्गेनिज्म जो है किडनीज में नहीं होती, बल्कि बॉडी के दूसरे किसी हिस्से में इन्फेक्शन हुई होती है, और वहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बने होते हैं वो आके जो ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वहाँ पे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है और फिर एडिमा बन जाता है। और ये जो ग्लोमेरुलाई होते हैं इनकी इन्फ्लेमेशन होती है, यहाँ पे स्कार्ट मीन्स कि जख्म बन जाती है, और इस तरह ये अपना जो फंक्शन है वेस्ट को रिमूव करने की, इनकी जो एबिलिटी है यूरिन को वाटर को एक्सक्रीट करने की इनकी जो एबिलिटी है उसको ये लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो यूरिन में चला आता है, यूरिन सही तरीके से बन नहीं पाता। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर का बताया गया है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसकी मैनेजमेंट को अगर हम देख ले तो इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। बेड रेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेड रेस्ट जो है वो इसलिए ज़रूरी होता है ताकि किडनीज के ऊपर वर्कलोड जो है वो कम हो सके, कि उनको टाइम मिल सके कि वो रिकवर हो सके। और दूसरी बात ये कि एक्टिविटीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होती है, और यहाँ पे वैसे ही हाइपरटेंशन होती है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना। साथ में नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है उसको मॉनिटर करना, यूरिन आउटपुट जो है उसको मॉनिटर करना, वेट को मॉनिटर करना, डाइट का ख्याल रखना कि लो साल्ट डाइट हो ताकि एडिमा और हाइपरटेंशन जो है वो ठीक हो सके। तो इस तरह इसकी मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर हो सकती है। यहाँ पे देख लिया आप लोगों के स्लाइड्स में भी लिखा है कि बेड रेस्ट जो है वो आप रिकमेंड करते हैं कि इसकी जो एक्यूट फेज होती है इस डिजीज़ की शुरू में बेड रेस्ट, ताकि किडनीज के ऊपर बर्डन जो है वो कम हो, उनको टाइम मिल सके कि वो रिकवर हो। और दूसरी बात ये कि जो फ्लूइड बैलेंस है उसके लिए उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको एसेस करने के लिए डेली वेट रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और नर्सिंग केयर स्पेसिफिकली उन चाइल्ड के लिए जिनको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ अलाउ करेंगे जिसमें उनका एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया ना हो, यानी ऐसी एक्टिविटीज़ के जिसमें उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी ना लगे वो आप लोग उनको अलाउ करेंगे। उनको ऐसी एक्टिविटी करने से रोकेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी उनकी एक्सपेंड होती है। और उनका डाइट जो है उसमें ऐसी डाइट के जिसमें एडिड साल्ट ना हो। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन अगर प्रिस्क्राइब्ड हो कि इसके लिए फ्लूइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उस टाइम आपने उसको यकीनी बनाना होगा। वेट जो है वो मॉनिटर करनी होगी, और जो पेरेंट्स हैं उनको एजुकेट करना होगा, इस डिसऑर्डर के बारे में उनको समझाना होगा। थेरापेटिक मैनेजमेंट के अंदर वही कार्टिकोस्टेरॉइड्स आप देख सकते हैं, ब्रेडनिसोन, और इसका मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो लेक्चर के अंदर ये बात समझाई हुई थी कि इसका जो फंक्शन होता है यहाँ पे कार्टिकोस्टेरॉइड्स का, जैसे कि हम ब्रेडनिसोन देते हैं तो ये जाके इम्यून सिस्टम के ऊपर एक्ट करके उसको थोड़ा सप्रेस करते हैं, तो इस तरह इम्यून एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस कम बनेंगे और जो डैमेज हो रही है ग्लोमेरुलाई की वो कम होगी। डाइटरी मैनेजमेंट जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन में भी हो सकती है और लो साल्ट डाइट हो सकती है। इसके अलावा इन्फेक्शन की प्रिवेंशन, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन है जिसमें गामा ग्लोबिन है उनकी जो है वो यूरिन के साथ जा रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो भी वीक हो चुकी होती है, तो इस तरह इन्फेक्शन जो है वो चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन की प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशंस के लिए मॉनिटर करना कि इन्फेक्शंस जो है वो ना हो, जीआई अपसेट, एसाइटिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती हैं एडिमा वगैरह की वजह से, उनका ख्याल करना, ये जो है एक मैनेजमेंट है इसकी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कवर हो चुकी हैं। इसके बाद बार्टर सिंड्रोम है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगी।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की समझ आ गई है। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन अगर है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट डिसऑर्डर जब आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।